હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 દેશ કે નામ સંદેશ, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠ 4ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે, તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે। तो चालो शीखिए धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 4 देश के नाम संदेश। विद्यार्थी मित्रों, तमाम पाठना विडियोનું प्लेलिस्ट તમે વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ જોઈ શકશો। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तेना जवाब में लखी शकाय, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। सवाल नंबर 2, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तेना जवाब में लखीशु, पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर और जिला बनासकांठा है। सवाल नंबर 3, पत्र में क्या वर्णन किया है? तेना जवाब में लखी शकाय, पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया है। सवाल नंबर 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तेना जवाब में આપણે લખીશું, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? आ प्रश्नना जवाब तमारे विचारीने आपवानो छे। हूँ अहींया जे जवाब लखूँ ते ज लखवा जरूरी नहीं, तमे तमारा विचारों मुजब जवाब लखी शको छो। हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। सवाल नंबर 2, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तेना जवाब में लखी शकाय, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं महानगरपालिकाओं की है। सवाल नंबर 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तेना जवाब में लखी शकाय, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में भी नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। सवाल नंबर 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तेना जवाब में लखी शकाय, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार के और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। અહીં આપેલા શબ્દને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાના છે અને અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે। અહીંયા આપેલા શબ્દોને આધારે વાક્ય બનાવી શકાય। સફાઈ में खुदाई है। 2, આ 3 શબ્દને આધારે યોગ્ય વાક્ય બનાવી શકાય। मेरा भारत महान। 3, આપેલા શબ્દોને આધારે વાક્ય બનાવી શકાય। દહેજ लेना और देना पाप है। 4, આપેલા શબ્દોને આધારે વાક્ય બનાવીશું। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। એટલે કે એવા કોઈ વ્યવહારની વાત કરવાની છે જેના કારણે આપણા દેશમાં અવ્યવસ્થા ઊભી થાય અને દેશના વિકાસમાં અડચણ ઊભી થાય। હું અહીંયા જે વિદ્યાર્થીઓની ચર્ચા કરું છું એવી જ ચર્ચા લખવી જરૂરી નથી, परंतु તમે તમારા વિચારો મુજબ अन्य चर्चा લખી શકો છો। हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है।
ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। प्रश्न नंबर 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। दहेज एक दूषण એ વિષય પર તમારે કારણ સાથે તમારો મત લખવાનો છે। दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। એટલે કે આપણે સ્વયં એટલે પોતે કર્તવ્ય પાલન કરીને દેશના આદર્શ નાગરિક બની શકીએ, ભારતને આદર્શ રાષ્ટ્ર બનાવવામાં શું યોગદાન કરી શકીએ એ આપેલા મુદ્દાઓના આધારે તમારે તમારા મિત્રને પત્ર લખીને જણાવવાનું છે। અહીંયા ઉત્તરમાં સૌપ્રથમ ઉપર લખેલું છે ડાબી બાજુ 77 આદર્શ સોસાયટી, 8વા લાયસન્સ, સુરત। ત્યાં તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા છે તારીખ લખેલી છે અને મિત્રનું નામ લખ્યું છે। ત્યાં તમારે તમે જે પત્ર લખો છો એ તારીખ લખવાની છે, તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। અહીંયા છે તમારે પત્ર લખવાનું કારણ લખવાનું છે। અહીંયા લખેલું છે तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है, इस बारे में इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। આવી રીતે તમારે તમારો વિચાર અને કારણ લખવાનું છે। ત્યારબાદ પત્રનું વિષય વસ્તુ आ मुजब लखी शकाय। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगरपालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। आने पत्रનું વિષય વસ્તુ કહેવાય, તે તમારે વિષય વસ્તુ લખવાનું છે। ત્યારબાદ છેલ્લે मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है, राजीव भलीभांति पढ़ाई कर रहा है, मुन्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है। એ અન્ય સમાચાર તમારે તમારા ઘરના આપવાના છે, તમારા માતા પિતા વિશે, તમારા દાદીમા વિશે, તમારા ભાઈ બહેન વિશે। ત્યારબાદ સમાપ્તિમાં तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। આ રીતે તમારે સામેવાળી વ્યક્તિને સમાપ્તિમાં પ્રણામ, પ્રેમ કે તેના વિશે વિશેષ કરવાના છે। ત્યારબાદ છેલ્લે સંબંધ અને નામ તમારા મિત્રને લખતા હોય તો तुम्हारा મિત્ર, તમારું નામ અહીંયા લખવાનું છે। આ રીતે પત્ર લખવાનો છે। ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। सवाल नंबर 2, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? તેના જવાબમાં લખી શકાય,
दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। सवाल नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? तेना जवाब में लखीशु, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगारेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। सवाल नंबर 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तेना जवाब में लखी शकाय, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हमें भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, જીવન में સફાઈ का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। હું અહીંયા એક નમૂના રૂપ પત્ર લખું છું। તમારે તમારા વિચારો મુજબ તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। સૌપ્રથમ તમારું સરનામું લખવાનું છે। 9 માનવ મંદિર, આશાપુરા રોડ, નડિયાદ। મેં અહીંયા પત્ર લખનારનું સરનામું લખ્યું છે। તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે। તમે જે પત્ર લખો છો તે તારીખ અહીંયા લખવાની છે। પ્રિય મિત્ર કૈલાશ, નમસ્તે। અહીંયા તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે અને નમસ્કાર અથવા નમસ્તે એવું અભિવાદન લખવાનું છે। ત્યારબાદ मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुखी हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। અહીંયા તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। આ રીતે તમે સ્વચ્છતાનું મહત્વ સમજાવતો પત્ર તમારા મિત્રને લખી શકો છો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત વાક્યો કે કાળ પહચાનીએ। આપેલા વાક્યોનો કાળ કયો છે તે ઓળખવાનો છે। 1, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। આપેલા વાક્યનો કાળ થશે સામાન્ય વર્તમાન કાળ। 2, मैं कल अंबाजी गया था। આપેલા વાક્યનો કાળ થશે પૂર્ણ ભૂતકાળ। 3, कोई गाना गा रहा है। આપેલા વાક્યનો કાળ થશે અપૂર્ણ વર્તમાન કાળ। 4, आज ठंड ज्यादा होगी। આપેલા વાક્યનો કાળ થશે ભવિષ્યકાળ। 5, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। આપેલા વાક્યનો અપૂર્ણ વર્તમાન કાળ થશે। 6, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई थी। આપેલા વાક્યનો કાળ સામાન્ય ભૂતકાળ થશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, કાલ પરિવર્તન કીજીએ એટલે કે કાલનું પરિવર્તન કરવાનું છે। 1, मैं बाजार गया। તેનું ભવિષ્યકાળમાં પરિવર્તન કરવાનું છે। ભવિષ્યકાળ કરતા થશે मैं बाजार जाऊंगा। 2, मंदिर में पूजा होगी। તેનું ભૂતકાળમાં પરિવર્તન કરવાનું છે। ભૂતકાળમાં પરિવર્તન કરતા વાક્ય બનશે मंदिर में पूजा हुई। सवाल नंबर 3, शिमला में हिमवर्षा हुई। તેનું ભવિષ્યકાળમાં પરિવર્તન કરવાનું છે। शिमला में हिमवर्षा होगी। 4, मैंने पढ़ाई की। તેનું વર્તમાન કાળમાં પરિવર્તન કરતા વાક્ય થશે मैं पढ़ाई करता हूँ। આ રીતે આપણે આપેલા વાક્યનું કાળ પરિવર્તન કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા પાઠ 4ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે।
ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના વિડીયો પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી રહેશે. તે પ્લેલિસ્ટ તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી પણ મેળવી શકો છો. આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો.